जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज का यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट दोस्तों एग्जाम को पास कराने वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने नए पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस इसमें समाहित किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह दोस्तों क्या होता है? तना होता है, पत्ती, जड़ या फल? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जड़ होगा। क्योंकि जब आप साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोते हैं, उसके बाद 1 या 2 दिन तक आप सूती कपड़े में उसको भिगो कर रख देते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो जड़ें होती हैं वो अंकुरित हो जाती हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो यहाँ पर नीला काला आता है, नीला बैंगनी आता है, नीला नारंगी आता है या नीला हरा आता है। दोस्तों जब मांड की उपस्थिति होती है, जब आप आयोडीन के हल्के घोल के साथ इसका परीक्षण करते हैं, तो यहाँ पर वो हल्का नीला और काला हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेरी नामक रोग निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि जो विटामिन B1 होता है इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? कि जो पटसन होता है ये दोस्तों पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, पत्ती से, फूल से या तना से? तो आपको याद रखना कि ये तना से प्राप्त होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली दोस्तों जड़ नहीं है, शकरकंदी जिसको कि हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, शकरकंदी को क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो भी दोस्तों यहाँ पर कहते हैं, टेपियोका या फिर आलू? तो यहाँ पर दोस्तों जड़ नहीं है, तो आलू यहाँ पर दोस्तों जड़ नहीं है। तो आपको याद रखना है मूली भी जड़ है, शकरकंदी भी जड़ है, टेपियोका भी दोस्तों जड़ है, और यहाँ पर आलू दोस्तों जड़ नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सीटेट एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा यहाँ पर जड़ नहीं है, या फिर कौन क्वेश्चंस आपके सीटेट में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर आप इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको सारे यहाँ पर क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की मैं पूरी तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट की दोस्तों यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। अब चलिए देख लेता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल है, अमरबेल है, अंगूर है या फिर मनी प्लांट है? तो यहाँ पर दोस्तों जो अमरबेल है ये दोस्तों परजीवी पौधा है। परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे पौधे पर निर्भर होना। तो यहाँ पर जो अमरबेल होती है ये दोस्तों किसी ना किसी पौधे पर ही पाई जाती है, इसलिए ये परजीवी हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सहजन है, मैपल है, ओक है या फिर आम है? तो यहाँ पर दोस्तों जो पौधे पशुओं से जो है विस्थापित हो जाते हैं वो आम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आम होते हैं वो पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। आम एक प्रकार का दोस्तों रसीला फल होता है, जिसे भारत में फलों का राजा भी दोस्तों आम को कहा जाता है, और यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम जो आम का है वो मैंगीफेरा इंडिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? बीज वर्ण को, भ्रूण को, बीज पत्ती को या बीजांड द्वार को? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बीज पत्ती होता है इसी को बीजपत्र कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाला बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है?
यहाँ पर दोस्तों बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है वो किनकी जड़ों में नहीं पाया जाता है। स्वीट पी की जड़ों में नहीं पाया जाता, बगीचे वाली मटर, तुलसी या मूंगफली। दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, मतलब कि जिन फसलों से हमें दालें मिलती हैं, उन सभी जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम होता है। तो आपको याद रखना है क्या नाम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर तुलसी दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं है कि दलहनी फसल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताना है कि जो पत्ती में सिराएं होती हैं और छोटी सिराएं होती हैं उनकी व्यवस्था का क्या नाम है। पटल है, सिरा विन्यास है, या फिर दोस्तों मध्य सिरा है, या फिर वृत्त या पर्णवृत्त है। तो यहाँ पर सिरा विन्यास हो जाएगा। व्यवस्था का नाम क्या होता है, तो सिरा विन्यास होता है, आपको याद रखना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन नहीं है उसके बारे में यहाँ बताना है। कोयला नहीं है, लकड़ी नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, या प्राकृतिक गैस नहीं है। तो यहाँ पर लकड़ी दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं सीटेट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। इसी तरीके से पूछे जाएंगे, बस क्या होता है कि थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाता है और वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख करके जाएंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से और जल्दी से आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपने जो प्रीवियस ईयर मैंने अभी वीडियो कराए हैं, प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पौधे के ऊपरी भागों से जलवाष्प जब की क्षति होती है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके न्यू पैटर्न पर ही आधारित हैं, क्योंकि जो आपके अब न्यू सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं न्यू पैटर्न पर, वही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर समाहित किए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है। दोस्तों इसका नाम क्या है, हिमालय मेपल इसका नाम है, एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है या फिर ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाता है, तो अन्य स्थानिक, प्रचुर या बाहुल, स्थानिक या संकट संपन्न या संकटापन्न जो होते हैं उसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर स्थानिक की श्रेणी में इसको रखा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर बताना है कि ग्रह कौन सा ऐसा है जो पृथ्वी से छोटा है। तो यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे कि मंगल और बुध ये दोनों दोस्तों पृथ्वी से छोटे हैं। तो इसलिए ए एंड सी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन तो यहाँ पर जो आयोग था उसने ए और सी दोनों को यहाँ पर करेक्ट माना था, इसलिए हम भी यहाँ पर बता देते हैं कि ए और सी ये दोनों पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मंगल और बुध जो है वे पृथ्वी से छोटे हैं, इसलिए ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। दोस्तों कौन सा यहाँ पर ईवीएस का उद्देश्य होना चाहिए, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाथियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चों को कंठस्थ करने की कला का विकास करना। सी है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन के महत्व पर जोर देना चाहिए। डी ऑप्शन है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानने या प्रत्यायन करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो एनसीएफ है वो ए ऑप्शन ही दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होता है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर लिंग संबंधी विषयों तथा हाथियाकरण मुद्दों पर यहाँ पर समालोचना उनकी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब बच्चे छोटे होते हैं
तो यही सभी चीज़ें अगर आप उनको कराएंगे तो ईवीएस का यही उद्देश्य होता है कि वो अपने बाहरी वातावरण से जोड़ करके अपने आप को देखें ताकि वो उनका जो विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो यहाँ पर पहला है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बी है कि बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। सी है यह थीम पर आधारित है या इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट है, क्योंकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण है। बी भी सही होगा, क्योंकि बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो ईवीएस की पुस्तक होती हैं या ईवीएस है, ये थीम पर आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी करेक्ट हैं। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षा या ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो यहाँ पर दोस्तों चारों सही हो जाएंगे, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही और डी भी। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सारे सही हैं, ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। कार्य एवं खेलकूद, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, जानवर, पेड़ और पौधे। तो यहाँ पर चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये दोस्तों ईवीएस की एक थीम है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष में सुनीता किस पर आधारित है। रोजमर्रा की चुनौतियों पर, असल जीवन की घटनाओं पर, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव या फिर वास्तविक स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर दोस्तों यहाँ पर आधारित, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। ए ऑप्शन है कि परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति को साझा करना, इस विषय पर श्रव्य दृश्य। सी ऑप्शन है व्याख्यान, विचार विमर्श और सोच स्याही जोड़ा एवं साझा करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। प्रोजेक्ट कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ईवीएस का जो शिक्षक होता है वो स्वच्छता अभियान दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य पे चला सकता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है। जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ या छात्रों की रुचियां। तो यहाँ पर दोस्तों जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना या डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नति करना। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक एक गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण व दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक क्या प्रयोग करता है कि दृष्टांत वर्णन उपकरण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी या फिर चेकलिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसमें शिक्षक दृष्टांत वर्णन उपकरण दोस्तों यहाँ पर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। तो यहाँ पर अवलोकन, सहयोग, याद स्मृति या प्रत्यायन। तो अवलोकन भी हो सकता है और सहयोग भी हो सकता है, इसलिए ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या होती है। विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना या गृह कार्य देना। तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। क्या दोस्तों यहाँ पर प्रभावशाली संसाधन है कविताएं और कहानियाँ। बी ऑप्शन है कि पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, सी ऑप्शन है कार्यपत्रक और या फिर डी ऑप्शन है कि दृश्य। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कविताएं और कहानियाँ यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण के सीखने का एक प्रभावशाली संसाधन है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। ए ऑप्शन है कि समुदाय के सदस्य, बी है पठन सामग्री, सी है प्रयोग विज्ञान प्रयोगशाला या फिर डी है कि संसार का मानचित्र। तो यहाँ पर दोस्तों समुदाय के सदस्य जो हैं वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकलन द्वारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, क्योंकि दोस्तों जो पोर्टफोलियो का आकलन होता है वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है, जबकि दोस्तों पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण प्रतिपुष्टि द्वारा ये दोस्तों कम आनंद लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और यहाँ से आपकी तैयारी थोड़ा बेहतर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट दोस्तों पूरा यहाँ पर मैं कवर कराने वाला हूँ। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके 120 से 130 नंबर दोस्तों आराम से आ जाएंगे सीटेट में। ये अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।